गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 12 के लेसन 12 को पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है औपनिवेशिक शहर या नगर। इस लेसन में हम औपनिवेशिक शहर भारत में इसके बारे में पढ़ेंगे और यह भी जानेंगे कि शहरीकरण की प्रक्रिया उस समय कैसे थी। मैंने पहले भी यह समझा रखा है कि औपनिवेशिक शहर का अर्थ है, जब भी औपनिवेशिक शहर की बात आती है या औपनिवेशिक की बात आती है, उसका अर्थ है कि अंग्रेजों का शासन काल। इस लेसन में मुख्य रूप से भारत के 3 शहरों के बारे में बताया जाएगा: मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र ये तीनों शहर बन गए थे। कंपनी के एजेंट 1639 में मद्रास, 1690 में कलकत्ता और 1661 में बम्बई को ब्रिटेन के राजा ने कंपनी को बेच दिया। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि जैसा कि मैंने इस वीडियो में नोट्स भी आपको खुद से बनाकर डाला है, आप उस नोट्स को जब गौर करेंगे तो उसमें देखेंगे कि गांव और कस्बे, इसमें दोनों को फ़र्क बताया गया है कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो गांव जो हैं वो खेती, जंगलों का संग्रहण और पशुपालन की जगह थी, लेकिन कस्बे शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक, शासक इत्यादि लोग वहाँ रहते थे। ग्रामीण जनता पर कस्बों का प्रभुत्व रहता था। वे खेती करते थे जो गांव में रहते थे, और कस्बों वाले लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचता था। गांव में किलेबंदी नहीं की जाती थी, लेकिन कस्बों में किलेबंदी की जाती थी। जब गांव में अकाल पड़ता था या किसी तरह की कोई समस्या होती थी, तो वो सब कस्बों की ओर आक्रमण कर देते थे और वहाँ अपना जीवन रोजगार चलाने लगते थे। अब जब हम इस लेसन में आगे बढ़ेंगे तो 18वीं शताब्दी में परिवर्तन कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पुराने नगरों का पतन होने लगा था उस समय में, जैसे दिल्ली, आगरा इत्यादि, और नए नगरों का उदय शुरू हो गया था, जैसे लखनऊ, हैदराबाद, पूना आदि। 18वीं सदी में के अंत तक साम्राज्यों का स्थान बहुत शक्तिशाली बनाया गया था। खासकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जाने लगे तथा जिससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिलने लगा। 1757 में पलासी के युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल कर लिया, वैसे वैसे मद्रास, कलकत्ता और बम्बई औपनिवेशिक बंदरगाहों में तेजी से विकास किया जाने लगा। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास ये एक ऐसे शहर थे जहाँ अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा विकास, सबसे ज़्यादा अपना जीवन यापन, अपना प्रशासनिक कार्य सब यहीं से संपन्न वो करते थे। ठीक है, अब जब हम लेसन में आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको औपनिवेशिक शहर के बारे में बताया जाएगा। बेहिसाब आंकड़े और रिकॉर्ड अंग्रेज रखते थे। ठीक है, अंग्रेज नियमित रूप से सर्वेक्षण कराते थे। जिस एरिया में वो शहर बसाना चाहते थे या अपना विकास करना चाहते थे, तो वो सब वहाँ पर अपने आंकड़े और रिकॉर्ड्स बनाते थे और उस जगह का अच्छे से सर्वेक्षण करवाते थे। विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट प्रकाशित करते थे तथा टैक्स व्यवस्था और व्यावसायिक संभावनाओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी समझते थे।
धीरे धीरे शहर विकसित होने लगे और नक्शों में उनका जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाने लगा शहरों को बसाने से पहले। जैसे जब भी हम कोई काम करते हैं या किसी तरह का कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो हम उसमें अपनी एक योजना तैयार करते हैं, उसी तरह अंग्रेज भी पहले एक योजना तैयार करते थे और उस जगह का सर्वेक्षण कराकर उनके रिकॉर्ड्स बनाते थे और नक्शे तैयार करते थे। नक्शों में हरियाली, नदी, पहाड़, इन सभी का पता आप आसानी से लगा सकते हो। धीरे धीरे शहर विकसित होने लगे। इसके बाद नगर निगम का कार्य शुरू हुआ। नगर निगम का क्या कार्य था? जलापूर्ति, निकास, सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था, स्कूल, अस्पताल, ये सभी चीज़ों को नगर व्यवस्था देखती थी। नगर निगम की गतिविधियों के रिकॉर्ड रखना अंग्रेजों का मुख्य कार्य था, जिसके लिए उन्होंने कई अधिकारियों को नियुक्त किया था। शहरों के फैलाव पर नजर रखना नगर निगम का मुख्य कार्य था। शहरीकरण के अध्ययन के लिए जनगणना के आंकड़े बहुमूल्य थे, जैसे मौत, बीमारी, उम्र, लिंग, जाति, व्यवसाय आदि के आधार पर जनगणना की जाती थी। अब सवाल था कि जनगणना में क्या परेशानियां या प्रॉब्लम्स वे फेस करते थे। ऐसे व्यक्ति को किसी भी श्रेणी में रखना बहुत मुश्किल होता था उनके लिए, जैसे कारीगर, किसान, व्यापारी। ऐसा क्यों था? क्योंकि वे जहाँ जैसा रोजगार मिलता था वहाँ वैसा कार्य करते थे। आज अगर वो कारीगर हैं, फिर कुछ दिन के बाद जब मौसम आता था तो वो खेती करने लगते थे। उसके बाद जब खेती में उतनी उपज का जो समय होता था, उस दौरान वे कहीं और जाकर छोटे छोटे व्यापार करते थे। इससे क्या होता था? उनको जनगणना करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इतना ही नहीं, लोग गलत जानकारी देते थे। ऊंची जाति के लोग घर की औरतों की सही जानकारी नहीं देते थे। ये सभी क्या थी? उस समय की समस्या थी। अब हम जब आगे बढ़ेंगे लेसन में, तो बंदरगाह, किले और सेवाओं का केंद्र कैसा था? 18वीं शताब्दी तक मद्रास, कलकत्ता, बम्बई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हीं जगहों पर अपने कारखाने लगाने लगे। सुरक्षा के लिए इन जगहों की किलेबंदी भी की जाती थी। मद्रास, जिसका मुख्य किलेबंदी, उनका जो मुख्य किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता फोर्ट विलियम्स, मुंबई फोर्ट, इन सभी को उन्होंने बहुत उच्च तरीके से किलेबंदी करवाई थी। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने के लिए ये है कि ये इलाके अंग्रेजी आबादी वाले होते थे, यानी कि जो अंग्रेज थे वो इन इलाकों में रहते थे जहाँ किलेबंदी की जाती थी। इसे हम व्हाइट टाउन कहते थे। भारतीय व्यापारी, कामगार, कारीगर किलों से बाहर रहते थे। इन्हें हम ब्लैक टाउन कहते थे। ये आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि जिन इलाकों में अंग्रेज रहते थे उन्हें व्हाइट टाउन कहते थे और जिन इलाकों में भारतीय रहते थे उन्हें ब्लैक टाउन कहते थे। 1850 के दशक में भारतीय व्यापारियों ने बम्बई में सूती कपड़ा मिलें लगानी शुरू की। शुरुआत में दो मुख्य औद्योगिक शहर फलते फूलते नजर आए, कानपुर और जमशेदपुर। चमड़े की चीज़ें, जो चमड़े की जो प्रोडक्ट्स होते थे, ऊनी और सूती कपड़े, ये सब कानपुर में बनाए जाते थे। जमशेदपुर स्टील उत्पादन के नाम से बहुत ज़्यादा विख्यात हुआ। इन सभी चीज़ों में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जानना है कि भारत कभी भी आधुनिक औद्योगिक देश नहीं बन पाया। ये एक आपका क्वेश्चन भी है जो आपका एग्जामिनेशन में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है कि भारत कभी भी आधुनिक औद्योगिक देश क्यों नहीं बन पाया। तो इसका आपको
सर्च करना है, आपको अपने लेसन में ढूंढना है। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको ये क्वेश्चन अपने बुक में ढूंढना है कि भारत कभी भी आधुनिक औद्योगिक देश क्यों नहीं बन पाया। ठीक है। अब जब हम लेसन में बढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ना है पर्वतीय क्षेत्र, पहला हिल स्टेशन। तो हिल स्टेशन की स्थापना और सजावट का संबंध ब्रिटिश सेना की जरूरतों से था। सबसे पहले शिमला की स्थापना की गई। आप भारत में शिमला का नाम सुने होंगे। आप उस जगह की स्थापना 1815 से 16 ईस्वी के बीच गुरखा युद्ध के बाद की गई थी। माउंट आबू, इसकी स्थापना 1818 ईस्वी में अंग्रेज़ों और मराठा युद्ध के बाद सैनिकों को रिलैक्स करने के लिए या उन्हें छुट्टी बिताने के लिए बनाया गया था। दार्जिलिंग 1835 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। फौजियों को ठहराने और दुश्मन के हमले भूलने के लिए यह महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था, जिससे दुश्मनों को रोकना, क्योंकि इस जगह को इस तरह से बनाया गया था कि इनकी किलेबंदी और इनके जो घेराव था वो आसानी से किया जाता था। अंग्रेज हिल स्टेशन ठंडे इलाकों में अच्छे से रह पाते थे। तो जब भी कई जो हमारे देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस टाइम पर अंग्रेज इन्हीं हिल स्टेशनों में छुट्टी बिताने के लिए आ जाते थे।